नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है पिता का सम्मान। 70 वर्षीय दयाराम जी अपनी पुरानी चारपाई पर लेटे थे। उनका शरीर समय की मार से झुक चुका था। उनकी आंखें गहरे गड्ढों में धंस गई थीं। चेहरा झुर्रियों के जाल से ढक गया था और हाथों की नसें उभर आई थीं, जैसे वे उनके जीवन की अनकही कहानियां बयां कर रही हों। उनके सीने में दमा का पुराना दर्द रह रह कर उभरता और सांसें भारी थीं। 4 साल पहले तक उनका जीवन रंगों से भरा था। उनकी पत्नी लक्ष्मी, जिसकी हंसी इस घर की दीवारों में गूंजती थी, उनके जीवन का आधार थी। वो सुबह चाय बनाती, दयाराम जी के फटे कुर्ते को सिलती और परिवार को एकजुट रखती। लेकिन एक ठंडी सर्द रात दिल के दौरे ने उन्हें छीन लिया। उस रात दयाराम जी का संसार उजड़ गया। लक्ष्मी जी के जाने के बाद उनका जीवन उदासी और अकेलेपन की गहरी खाई में डूब गया। ये गम उनकी सेहत को अंदर ही अंदर खोखला करता रहा। कुछ साल पहले दयाराम जी का परिवार गांव छोड़कर मुंबई आ गया था। उनका बेटा रामेश्वर, जिसे उन्होंने बड़े अरमानों से पाला था, अब शर्मा इंडस्ट्रीज में एक अच्छी पोस्ट पर काम करता था। ये कंपनी, जो कभी उपभोक्ता वस्तुओं की दुनिया में सिरमौर थी, अब मुश्किलों से जूझ रही थी। रामेश्वर ने अपनी मेहनत और डिग्री के दम पर यह नौकरी पाई थी और परिवार मुंबई की इस बस्ती में सेटल हो गया था। घर में रामेश्वर, उनकी पत्नी रजनी और उनकी 3 बच्चे, रानी 15 साल, गोपाल 12 साल और छोटी मीना 8 साल थे। लेकिन ये परिवार दयाराम जी के लिए केवल नाम का था। वे आंगन की चारपाई पर दिन काटते, जहां से वे बच्चों को स्कूल जाते, रामेश्वर को ऑफिस के लिए तैयार होते और रजनी को रसोई में बर्तनों की खटपट करते देखते। सुबह से शाम तक कोई उनके पास नहीं रुकता, कोई उनकी हालत नहीं पूछता। अगर वे बात करने की कोशिश करते तो उन्हें झिड़क दिया जाता। परिवार का हर सदस्य उनसे ऐसे भागता जैसे वे कोई अनचाहा बोझ हों। दयाराम जी मन ही मन सोचते, क्या मेरी उम्र मेरे लिए अभिशाप बन गई है? क्या मैं अपने ही परिवार में पराया हो गया हूँ? उस सुबह रसोई में गर्म पराठों, मसालेदार आलू गोभी की सब्जी और ताज़ी चाय की मनमोहक खुशबू हवा में फैल रही थी। दयाराम जी, जो रात से भूखे थे, की आंखें चमक उठीं। उनका पेट कुलबुला रहा था और भूख ने उनकी कमजोर हड्डियों में एक नई बेचैनी जगा दी थी। दमा की वजह से उनकी सांसें पहले ही भारी थीं और भूख ने हालत और खराब कर दी। नित्यकर्म से निवृत्त होकर वे जल्दी से आंगन में अपनी चारपाई पर आकर बैठ गए, उम्मीद में कि रजू अब थाली लेकर आएगी। रानी, गोपाल और मीना स्कूल के लिए तैयार होकर निकल चुके थे। गोपाल ने जाते जाते अपनी किताबें आंगन में बिखेर दी थीं और मीना की हंसी गली में गूंज रही थी। दयाराम जी ने एक गहरी सांस ली और रसोई की ओर देखा, जहां रजनी बर्तनों की खटपट में व्यस्त थी। लेकिन समय बीतता गया और कोई नहीं आया। उनकी नज़र बार बार रसोई की ओर जाती, लेकिन रजनी का कोई अता पता नहीं था। करीब आधा घंटा बीतने के बाद रामेश्वर अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकला। उसने काले रंग का सूट पहना था और हाथ में शर्मा इंडस्ट्रीज का बैग था। उसका चेहरा तना हुआ था, जैसे उसे देर हो रही हो। दयाराम जी ने हल्की सी हिम्मत जुटाकर उसे रोका। बेटा, रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया है बहू ने? उनकी आवाज में एक हल्की सी उम्मीद थी, जैसे वे चाहते हों कि रामेश्वर 2 पल रुककर बात करे। लेकिन रामेश्वर ने बिना रुके जल्दबाजी में जवाब दिया, पिताजी, जो भी बनाया है थोड़ी देर में रजनी दे देगी। मुझे देर हो रही है, ऑफिस में मीटिंग है। उसने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और निकल गया। दयाराम जी की आंखें उसकी पीठ पर टिक गईं और फिर धीरे धीरे रसोई की ओर मुड़ गईं। भूख अब और तेज हो रही थी, लेकिन वे सब्र रखकर बैठे रहे। उनके मन में पुराने दिन कौंध गए, जब रामेश्वर छोटा था और वे उसे गोद में लेकर गांव की गलियों में घूमते थे, गर्व से कहते, देखो, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन आज वही बेटा, जो सलमा इंडस्ट्रीज पर एक अच्छी पोस्ट पर था, उनके लिए समय नहीं निकाल पाता था। 1 घंटा और बीता। दयाराम जी की भूख अब असहनीय हो रही थी। उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और कमजोरी से सिर चकराने लगा था। तभी रसोई से रजनी की तीखी आवाज सुनाई दी। वो पड़ोस की शांति भाभी से बात कर रही थी, जो सुबह की चाय पीने आई थी।
दयाराम जी के कानों में रजनी की बातें साफ पड़ रही थीं। हाय राम शांति, ये बूढ़ा तो जैसे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। सारा दिन चारपाई पर पड़ा रहता है, ना कुछ काम ना धाम, बस खाने की फिक्र। 10वीं भी पास नहीं कर पाया और अब हमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। शांति ने हंसते हुए कहा, हाँ रजनी, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। 10वीं फेल बुढ़े को कौन संभाले। रजनी ने और जोश में आकर कहा, अरे संभालना तो दूर, ये तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। भूख देखो इनकी, जैसे 20 साल के लड़के हों। कर तो बादाम इलायची वाला दूध मांगा था, मैंने तो साफ मना कर दिया। कहाँ से लाएं इतने पैसे, पैर कब्र में लटके हैं। लेकिन राम भजन की जगह बस खाने की बात। 10वीं फेल हैं और सोचते हैं कि हमें बिजनेस सिखाएंगे। हंसी आती है। दयाराम जी की आंखें नम हो गईं। रजनी की हर बात उनके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। 10वीं फेल, ये ताना उनके दिल को चीर रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की थी, खेतों में काम किया, गांव में पंचायत संभाली, रामेश्वर को पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई पूरी ना कर पाने का दर्द आज भी उनके सीने में चुभता था। और अब उनका अपना परिवार उसी कमी को उनके खिलाफ हथियार बना रहा था। तभी रजनी की आवाज़ फिर गूंजी, इस बार और देखिए शांति, तू तो हंस रही है, लेकिन मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कबाड़ वाले को बुलाकर कहूँ कि इसे ले जाओ, हमारे घर का भंगार साफ कर दो। दोनों औरतें जोर जोर से हंस पड़ी। रजनी ने और जोड़ा, सचमुच 10वीं फेल बुढ़ा और क्या है, बस एक भंगार जो सारा दिन पड़ा रहता है और खाने की डिमांड करता है। दयाराम जी का दिल टूट गया। भंगार, ये शब्द उनके कानों में गूंजने लगा, जैसे कोई जहरीला तीर बार बार उनके सीने में उतर रहा हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे फपक कर रो पड़े, चुपचाप, ताकि रजनी ना सुन ले। उनका सीना कांप रहा था, गला रंध गया। हे राम, मैंने क्या गुनाह किया। बेटे को पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज मेरी हालत ये है। तभी रामेश्वर वापस लौटा। उसे अचानक याद आया कि उसने ऑफिस का एक ज़रूरी कागज़ घर पर छोड़ दिया था। वो रसोई में गया, जहां रजनी और शांति अभी भी हंस रही थीं। रजनी ने रामेश्वर को देखते ही कहा, देखो ना, तुम्हारे पिताजी फिर से खाने की फरमाइश कर रहे थे। मैंने कहा जो भी है वही खा लो। 10वीं फेल हैं और सोचते हैं कि हम उनके लिए 5 सितारा खाना बनाएंगे। रामेश्वर ने हल्के से हंस दिया और कहा, हाँ रजनी, तुम ठीक कहती हो। पिताजी को अब समझना चाहिए कि उनकी उम्र हो गई है। 10वीं भी पास नहीं कर पाए और अब हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। उसने रजनी की बात का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दयाराम जी ने ये सब सुन लिया। रामेश्वर की बातें उनके दिल में और गहरे चुभीं। उनका अपना बेटा, जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, अब उनकी कम पढ़ाई का मजाक उड़ा रहा था। वे चुप रहे, लेकिन उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। रजनी थाली लेकर बाहर आई और चारपाई के पास पटक दी। थाली में सिर्फ 2 सादी रोटियां और रात की बासी दाल थी। लो बाबा, खा लो। सुबह से रसोई की ओर ताक रहे थे ना, ये लो, यही है तुम्हारे लिए। उसका लहजा तीखा था, जैसे वो कोई एहसान कर रही हो। दयाराम जी ने थाली की ओर देखा। वो खुशबू जो रसोई से आ रही थी, इस थाली में कहीं नहीं थी। भूख के बावजूद उनका मन खाना खाने को नहीं हुआ। फिर भी कमजोरी से बचने के लिए उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। स्वाद ऐसा था जैसे वे रेत चबा रहे हों। रजनी वापस रसोई में चली गई और शांति से फिर उनकी बुराई शुरू कर दी। देखा कितना खाते हैं, ना जाने पेट में कितना जाता है। हमारे पास तो बच्चों की फीस के भी पैसे नहीं, और ये है कि बस खाने की फरमाइश करते रहते हैं। 10वीं फेल है और ऊपर से इतने नखरे। दयाराम जी ने खाना छोड़ दिया और चारपाई पर लेट गए। उनके दिमाग में पुराने दिन घूम रहे थे। एक समय था जब गांव में उनका रुतबा था, लोग उनके पास सलाह लेने आते। बेटा बहू उनके सामने ऊंची आवाज़ नहीं करते। वे भी घर के मुखिया थे, हर फैसला उनका। लेकिन बुढ़ापे और पत्नी के जाने ने सब छीन लिया। रामेश्वर, जो अब मुंबई में नौकरी पाकर अपनी डिग्री और नौकरी के घमंड में उन्हें भूल चुका था। रजनी की तीखी जुबान और उसकी हंसी उनके सीने में चुभ रही थी। 10वीं फेल, भंगार, ये शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे और वे चुपचाप रोते रहे। तभी पड़ोस से रामलाल जी की आवाज़ आई, दयाराम भाई, क्या हाल है? दयाराम जी ने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। बस ठीक हूँ रामलाल। लेकिन रामलाल जी ने उनकी नम आंखें देख ली। क्या बात है भाई, कुछ परेशानी है? दयाराम जी ने सिर हिलाया। नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उनके दिल में तूफान मचा था।
रजनी की कड़वी बातें, रामेश्वर की चुप्पी और बार बार लगने वाला 10वीं फेज का ताना उनके आत्मसम्मान को कुचल रहा था। वे सोचने लगे, क्या मैं सचमुच इस घर के लिए भंगार हो गया हूँ? उनकी रजनी की बातें, 10वीं फेल, भंगार, उनके कानों में बार बार गूंज रही थीं। उनकी आंखों में अब भी आंसू की नमी थी, जो रात भर की बेचैनी की गवाही दे रही थी। दयाराम जी आंगन की अपनी पुरानी चारपाई पर लेटे थे, लेकिन नींद उनके पास से कोसों दूर थी। उनका पेट भूख से खुलबुला रहा था और दमा की वजह से सांसें भारी थीं। रात का खाना, जो सिर्फ 2 सादी रोटियां और बासी दाल थी, उनके शरीर को ताकत देने में नाकाम रहा था। भूख का दर्द अब उनके सीने में दमा के दर्द से मिल गया था और दोनों मिलकर उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। सुबह की हवा में रसोई से फिर से एक मनमोहक खुशबू आई। ये खुशबू पिछले दिन से भी ज्यादा तीव्र थी। गरम पूरी, मसालेदार चने की सब्जी और शायद ताज़ी अदरक वाली चाय। दयाराम जी की भूख ने एक बार फिर से सिर उठाया। उनका पेट ऐसा मचल रहा था जैसे कोई भूखा जानवर उनके भीतर छटपटा रहा हो। उनकी कमजोर हड्डियां थरथरा रही थीं और सिर में चक्कर आने लगे थे। उन्होंने धीरे से उठकर चारपाई पर बैठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी ने उनके हाथ पैर ढीले कर दिए। फिर भी वे रसोई की ओर देखते रहे, उम्मीद में कि शायद रजनी आज कुछ अच्छा खाना लाएगी। लेकिन मन में एक डर भी था, कल की तरह फिर वही बासी दाल और सादी रोटी न मिले। रानी, गोपाल और मीना स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। रानी अपनी किताबें समेट रही थी, गोपाल अपने जूतों के फीते बांध रहा था और मीना अपनी स्कूल ड्रेस में इधर उधर भाग रही थी। दयाराम जी ने रानी को पास बुलाया। बेटे, अपनी माँ से कहना कि दादाजी को कुछ खाने को दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। उनकी आवाज में कमजोरी थी और आंखों में एक मूक प्रार्थना। रानी ने जल्दबाजी में सिर हिलाया और रसोई की ओर भागी, लेकिन कुछ ही पल बाद रजनी की तीखी आवाज गूंजी। अरे, अभी तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारा दिन बस खाने की फरमाइश, क्या हर वक्त रसोई में खड़ी रहूं इनके लिए? दयाराम जी ने ये सुना और उनका दिल फिर बैठ गया। रानी वापस आई और बिना कुछ कहे अपने स्कूल बैग उठाकर निकल गई। दयाराम जी चुपचाप चारपाई पर बैठे रहे, लेकिन भूख का दर्द अब और तेज हो गया था। उनके पेट में ऐंठन होने लगी और सिर में चक्कर तेज हो गए। करीब आधा घंटा और बीता। रामेश्वर अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकला। उसका काला सूट और चमकता हुआ बैग शर्मा इंडस्ट्रीज के मैनेजर की हैसियत को दर्शा रहा था। दयाराम जी ने हिम्मत जुटाकर उसे रोका। बेटा, भूख बहुत लगी है, रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ खाने को मिल जाएगा? उनकी आवाज में कमजोरी और विनती थी। रामेश्वर ने जल्दबाजी में देखा और कहा, पिताजी, रजनी अभी बच्चों को तैयार कर रही है, थोड़ा इंतजार कर लो, वो दे देगी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। उसने बिना रुके मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चला गया। दयाराम जी की आंखें उसकी पीठ पर टिकी रहीं और फिर धीरे धीरे रसोई की ओर मुड़ गई। भूख अब उनके शरीर को तोड़ रही थी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और दमा का दर्द बढ़ रहा था। उन्होंने अपने पुराने इन्हेलर को जेब से निकाला, लेकिन वो खाली था। एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सांस अटक गई और खांसी का दौरा शुरू हो गया। खांसी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें लाल हो गईं और सीना दुखने लगा। तभी रसोई से रजनी की आवाज फिर गूंजी। वो अपनी माँ से बात कर रही थी। अरे मम्मी, ये बूढ़ा तो मेरी जान खा रहा है, सुबह से बस खाने की फरमाइशें। 10वीं फेल हैं और सोचते हैं कि हम इनके लिए 5 सितारा होटल खोल दें। कल तो बादाम इलायची वाला दूध मांगा था, सुनकर हंसी आ गई। कहाँ से लाएं इतने पैसे? पैर कब्र में लटके हैं और भूख जवान होती जा रही है। उधर से रजनी की माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ रजनी, तुम तो फंस गई। 10वीं फेल बूढ़े को संभालना कोई आसान काम नहीं है। हाँ मम्मी, सारा दिन चारपाई पर पड़ा रहता है, बस खाने की डिमांड करता है। दोनों औरतें जोर जोर से हंस पड़ी। दयाराम जी ने ये सब सुना और उनके दिल में एक तीखा दर्द उठा। आंसू उनकी झुर्रियों भरे गालों पर लुढ़क रहे थे और गला रुंध गया। हे राम, क्या मैं सचमुच इनके लिए मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? भूख का दर्द अब असहनीय हो गया था। दयाराम जी ने चारपाई पर लेटने की कोशिश की, लेकिन पेट की ऐंठन ने उन्हें बेचैन कर दिया। उनकी नजर बार बार रसोई की ओर जा रही थी, लेकिन रजनी का कोई अता पता नहीं था। तभी खांसी का एक और दौरा शुरू हुआ। वे खांसते खांसते थक गए और सीना दबाकर बैठ गए। तभी रजनी थाली लेकर बाहर आई। उसने थाली चारपाई के पास पटक दी। 2 सादी ठंडी रोटियां और रात की बासी दाल। लो बाबा, खा लो,
सुबह से रसोई की ओर ताक रहे थे ना, ये लो, यही है तुम्हारे लिए। उसका लहजा तीखा था, जैसे वो कोई बड़ा एहसान कर रही हो। दयाराम जी ने थाली की ओर देखा। वो खुशबू जो रसोई से आ रही थी, इस थाली में कहीं नहीं थी। भूख इतनी तेज थी कि उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला, लेकिन स्वाद ऐसा था जैसे वे कागज चबा रहे हों। पेट की आग ने उन्हें मजबूर किया और वे धीरे धीरे खाना खाने लगे, लेकिन हर कौर के साथ उनके आंसू टपक रहे थे। रजनी की बातें, 10वीं फेल, भंगार उनके दिमाग में गूंज रही थीं। खाना खत्म होने से पहले ही खांसी का एक और दौरा शुरू हो गया। दयाराम जी ने इन्हेलर की तलाश में जेब टटोली, लेकिन वो खाली था। उन्होंने रामेश्वर को फोन करने की सोची, लेकिन फिर याद आया कि वो ऑफिस जा चुका है। तभी रजनी फिर से शांति से बात करने लगी। शांति, ये बूढ़ा तो बस तंग करता है, सुबह से खाने को मांग रहा है जैसे हम इनके नौकर हों। दयाराम जी ने ये सब सुना और उनका दिल और भारी हो गया। तभी अचानक खांसी इतनी तेज हुई कि वे चारपाई पर गिर पड़े। उनकी सांसें लुक रही थीं और सीना दर्द से फट रहा था। उन्होंने रामेश्वर को फिर से याद किया। बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, ये खांसी मुझे मार डालेगी। लेकिन रामेश्वर तो ऑफिस जा चुका था। तभी रजनी बाहर आई और चिल्लाई, अब ये खांसी का ड्रामा शुरू। अरे कुछ काम कर लिया करो तो खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। सारा दिन पड़े रहते हो, बस खाने और बीमारी का बहाना। दयाराम जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन गला रुंध करा। कुछ देर बाद रामेश्वर आया और रजनी और बच्चे मैके जाने की तैयारी में लग गए। रजनी ने चिल्लाकर कहा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, हमें आज जाना जरूरी है। दयाराम जी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, इन्हेलर खत्म हो गया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन रजनी ने बीच में टोक दिया, अरे आपका बाद में देख लेंगे, मेरे पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है। रामेश्वर ने चुपचाप सिर हिलाया और बिना कुछ कहे रजनी के साथ निकल गया। बच्चों को लेकर बेकार में बैठे दयाराम जी आंगन में अकेले रह गए। थोड़ी देर में उनकी आंख लग गई थी और खांसी में कुछ राहत मिली थी, लेकिन जब वे करीब 12 बजे उठे तो पेट में भूख की ऐंठन ने उन्हें बेचैन कर दिया। बहू ने शायद दोपहर का खाना बनाकर रखा होगा, उन्होंने सोचा था, थाली में डालकर ले आता हूं। लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर जाने लगे, उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। दयाराम जी स्तब्ध रह गए। ताले को देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं और वे घुटनों के बल बैठकर सिर पकड़कर रोने लगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? उनकी आवाज रूंध गई। मेरे होते हुए भी मेरे अपने ही घर में ताला लगाकर चले गए। रजनी उनकी बहू और रामेश्वर उनका बेटा अपने बच्चों रानी, गोपाल और मीना के साथ ससुराल चले गए थे और दयाराम जी को भूखा, बीमार और अकेला छोड़ गए थे। वे वापस खाट पर आकर बैठ गए। उनकी बुरी तरह खांसने की आवाज सुनकर पड़ोसी रामलाल जी उनके घर आ पहुंचे। रामलाल जी उनके पुराने दोस्त थे जो हमेशा उनकी तकलीफ में साथ देते थे। दयाराम जी को इस हाल में देखकर रामलाल जी का कलेजा मुंह को आ गया। दयाराम भाई, ये क्या हाल बना रखा है? उन्होंने चिंता से पूछा। दयाराम जी का सब्र का बांध टूट गया। रोते हुए उन्होंने सारी बात बताई, कैसे उनके बेटे और बहू ने उन्हें घर में ताला लगाकर छोड़ दिया, कैसे भूख और खांसी ने उन्हें तोड़ दिया। रामलाल जी ने तुरंत अपने घर से एक थाली में रोटी, सब्जी और दाल लाकर दयाराम जी को दी। खा लो भाई, भूखे मत रहो, उन्होंने कहा। दयाराम जी ने अपनी इस हालत पर शर्मिंदगी महसूस की। मैं जो कभी गांव का मुखिया था, आज पड़ोसियों की दया पर जी रहा हूं, उन्होंने सोचा। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उन्होंने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर खाना खा लिया। रामलाल जी ने तुरंत ही दयाराम जी के बेटे रामेश्वर को फोन किया और दयाराम जी की हालत के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि उनकी खांस खांस कर हालत खराब है, बहू भर में ताला लगा गई है। तो रामेश्वर बोलता है, मैं अभी पापा जी रजनी के पापा को दिखाने में बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आकर देख सकूं, और तुरंत ही फोन काट देता है। फोन स्पीकर पर था। दयाराम जी अपने बेटे की बात सुनकर और भी ज्यादा दंग रह गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रामलाल जी थोड़ी देर उनके पास बैठे, हालचाल पूछा और फिर चले गए। जैसे तैसे रात काटी। रात को भी रामलाल जी खाना ले आए, जिससे उनका गुजारा हो गया। लेकिन सुबह होते ही दयाराम जी की खांसी फिर से बढ़ने लगी। उन्होंने जेब टटोली, लेकिन इन्हेलर खरीदने के लिए उनके पास एक भी पैसा नहीं था।
तभी बाहर से एक आवाज आई, रद्दी वाला, भंगार वाला। दयाराम जी की नजर आंगन में कोने में पड़ी पुरानी किताबों और अखबार पर गई। वे जल्दी से उठे और कबाड़ वाले को बुलाकर लाए। ये रद्दी तौल लो, उन्होंने कहा। कबाड़ वाले ने सामान तौला और कहा, 200 रुपए बनते हैं। दयाराम जी के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। चलो इतने में इन्हेलर तो आ ही जाएगा, उन्होंने सोचा। लेकिन तभी रामेश्वर और रजनी घर लौट आए। रजनी ने दयाराम जी को रद्दी बेचते देखा और गुस्से से तिलमिला उठी। अच्छा, तो अब आप हमारे पीछे चोरी भी करने लगे, उसने तीखे स्वर में कहा। कबाड़ वाला पैसे गिन चुका था और दयाराम जी ने कांपते हाथों से पैसे लिए। बहू, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने रूंधे गले से कहा। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था और खांसी की दवाई के लिए पैसे नहीं थे। रामलाल जी ने खाना दे दिया, लेकिन दवाइयों के लिए मैंने रद्दी बेची। लेकिन ना तो रजनी को और ना ही रामेश्वर को उन पर तरस आया। रामेश्वर ने ठंडे लहजे में कहा, पिताजी, एक वक्त का खाना नहीं मिला तो क्या आफत आ गई थी जो पड़ोसियों से मांगने निकल पड़े। रजनी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। जैसे ही कबाड़ वाला रद्दी उठाकर जाने लगा, उसने उसे रोका और कहा, अरे भैया, रद्दी के अलावा भंगार भी खरीदते हो क्या? कबाड़ वाला रुक गया और बोला, हाँ मैडम, भंगार भी ले लेता हूं, दिखाओ कितना भंगार है। रजनी ने दयाराम जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर से इस भंगार को ले जाओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। दयाराम जी का सीना कांप उठा, उनकी आंखें स्तब्ध थीं और चेहरा मायूसी से भर गया। कबाड़ वाले के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने रद्दी का गट्ठा नीचे रखा और हैरानी से कभी दयाराम जी की ओर देखा, जिनका चेहरा झुर्रियों और दर्द से भरा था, तो कभी रजनी की ओर, जो अंगार उगलती नजरों से दयाराम जी को घूर रही थी। मैडम, ये आप कैसी बात कर रही हैं? कबाड़ वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह आपके पिताजी हैं, कोई भंगार नहीं। मैं तो रद्दी और भंगार खरीदता हूँ। इतना कहकर वो शर्मिंदगी भरी नजरों से दयाराम जी को देखता हुआ चला गया। रामेश्वर और रजनी अपने कमरे में चले गए, लेकिन दयाराम जी अभी तक स्तब्ध थे। मेरी अपने मुझे भंगार कह रहे हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। मैं जो गांव की जमीन बेचकर उनके लिए ये घर लाया, आज उनके लिए बोझ बन गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल टूट चुका था। उस रात उन्होंने ठान लिया कि वे इस अपमान को और नहीं सहेंगे। भूख ने उनके शरीर को तोड़ा और अपमान ने उनके आत्मसम्मान को। उस रात उन्होंने ठान लिया वे इस घर को छोड़कर जाएंगे। वे अपनी पोटली बांधने लगे और अंधेरे में निकलने का फैसला किया। भूख, खांसी और अपमान का दर्द उनके साथ था, लेकिन उनके भीतर एक चिंगारी अभी बाकी थी। भूख और खांसी ने उनके शरीर को तोड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन्हें अपने बेटे और बहू के तानों ने दिया था। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं छटा था जब दयाराम जी ने अपनी पोटली बांधी और अपने घर से निकल पड़े। मुंबई का वो छोटा सा मकान, जो कभी गांव की मिट्टी और चूने से बना घर और खेत को बेचकर बना था, अब उनके लिए सिर्फ एक ताली का प्रतीक बन चुका था। रामेश्वर, रजनी और उनके बच्चे अपने ससुराल चले गए थे और दयाराम जी को भूखे, बीमार और अकेला छोड़ गए थे। पड़ोसी रामदयाल जी की दया ने उन्हें एक रोटी दी थी, लेकिन वो रोटी उनके पेट की भूख तो शायद मिटा सकती थी, पर मन की भूख को नहीं। क्या मैं सचमुच इस घर के लिए भंगार हो गया हूँ? ये सवाल उनके दिमाग में बार बार उठ रहा था और हर बार उनके आंसू फिर से बहने लगे थे। रात भर वे चारपाई पर बैठे रहे, अपनी पोटली को सीने से लगाए, जैसे वो उनकी आखिरी उम्मीद हो। उनका पालतू कुत्ता, जिसे वे प्यार से कालू बुलाते थे, उनके पास आया और अपनी रोटी खाने लगा। दयाराम जी ने उसे देखा और सोचा, इस जानवर को तो रोटी मिल रही है, लेकिन मुझे? उनके आंसू फिर झलक पड़े। उस रात उन्होंने ठान लिया कि वे इस अपमान को और नहीं सहेंगे। दयाराम जी के कदम भारी थे और उनकी सांसें दमा की वजह से उखड़ रही थीं। उन्होंने अपनी पोटली कंधे पर डाली और गलियों से निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, लेकिन वो ठंडक उनके दिल के दर्द को कम नहीं कर पा रही थी। उनकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे जो रामलाल जी ने दया में दिए थे। स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी पैसे कम थे और भूख ने उनके शरीर को और कमज़ोर कर दिया था। रास्ते में एक पुरानी याद उनके दिमाग में कौंध गई। कई साल पहले जब रामेश्वर ने मुंबई में नौकरी पाई थी, दयाराम जी गांव से मुंबई आए थे। उन्होंने अपने बेटे को उस चमकदार इमारत के गेट पर देखा था, सूट पहने, गर्व से सीना ताने। उस दिन उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
मेरा बेटा, मेरा रामेश्वर, उन्होंने गर्व से कहा था। लेकिन अब वही बेटा उन्हें 10वीं फेल कहकर ताने मारता था। उस याद ने उनके दिल में फिर से एक टीस उठाई और उनकी आंखें नम हो गईं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे और ट्रेनों की सीटियां हवा में गूंज रही थीं। दयाराम जी ने अपनी जेब टटोली, लेकिन टिकट लेने के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक पुराना दोस्त जो स्टेशन पर कुली का काम करता था, उन्हें देखकर पास आया। दयाराम भाई, ये क्या हाल बना रखा है, कहाँ जा रहे हो? उसने चिंता से पूछा। दयाराम जी ने अपनी पोटली को और कसकर पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, बस कहीं दूर, शायद अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। कुली ने उनकी हालत देखी और बिना कुछ कहे उन्हें ट्रेन में बिठा दिया। टिकट की चिंता मत करो भाई, मैं देख लूंगा, उसने कहा। दयाराम जी ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। रामलाल हो या तू, मेरे अपने तो पराए हो गए, लेकिन पराए ही मेरे अपने बन रहे हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए दयाराम जी का मन अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहा था। मुंबई की चमकदार इमारतें, ट्रैफिक की आवाज़ें और लोगों की भागदौड़ उन्हें याद दिला रही थी कि ये शहर सपनों का शहर है, लेकिन उनके लिए ये अब तक सिर्फ अपमान और दर्द का शहर रहा था। ट्रेन जब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास रुकी तो दयाराम जी उतर गए, लेकिन जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, एक अजीब सा असमंजस उनके मन में उठा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, ना पैसे, ना कोई परिचित। भूख और खांसी ने उनके शरीर को और कमजोर कर दिया था। वे धीरे धीरे चलते हुए एक सड़क के किनारे पहुंचे, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में उन्होंने अपनी पोटली रखी और जमीन पर बैठ गए। सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ें, रिक्शों की घंटियां और लोगों की चहल पहल उनके चारों ओर थे, लेकिन दयाराम जी अकेले थे। उनकी आंखें सामने बनी इंडस्ट्रीज की चमकदार इमारत की ओर उठी, जो दूर से दिख रही थी। पहली रात सड़क पर ही बीती। दयाराम जी ने अपनी पोटली को सराहने रखा और बरगद के पेड़ के नीचे सो गए। ठंडी हवा ने उनके शरीर को और से हरा दिया और खांसी का एक दौरा फिर से शुरू हुआ। वे खांसते खांसते लड़खड़ा गए और उनकी सांसें उखड़ने लगीं। उन्होंने अपनी जेब से पुराना इन्हेलर निकाला, लेकिन वो खाली था। हे राम, अब मैं क्या करूं? उन्होंने आसमान की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भूख ने उनके पेट में ऐंठन पैदा कर दी थी और कमजोरी ने उनके शरीर को थका दिया था। सड़क पर चलते हुए एक भिखारी ने उन्हें देखा और अपनी रोटी का एक टुकड़ा उन्हें दे दिया। दयाराम जी ने उसे कांपते हाथों से लिया और कहा, बेटा तेरा शुक्रिया। लेकिन रोटी खाते हुए उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं, जो कभी गांव का मुखिया था, आज सड़क पर भीख मांगने की हालत में हूं, उन्होंने सोचा। दिन बीतते गए, लेकिन दयाराम जी का असमंजस कम नहीं हुआ। वे हर सुबह बरगद के पेड़ के नीचे जागते, अपनी पोटली को कंधे पर टालते और सड़क के उस पार बनी इंडस्ट्रीज के गेट की ओर देखते, लेकिन हर बार उनकी हिम्मत टूट जाती। मैं एक 10वीं फेल बूढ़ा वहां नौकरी मांगने जाऊं, क्या वे मुझे गंभीरता से लेंगे? ये सवाल उनके मन में बार बार उठता। वे दिन भर सड़कों पर भटकते, कभी फुटपाथ पर बैठकर लोगों को देखते, कभी किसी दुकान के बाहर खड़े होकर चाय की खुशबू सूंघते। भूख उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन एक चाय वाले ने उनकी हालत देखकर उन्हें एक कप चाय और एक बिस्किट दे दिया। बाबा, ये लो, खा लो, उसने कहा। दयाराम जी ने चाय का घूंट लिया और बिस्किट का एक टुकड़ा मुंह में डाला। स्वाद ऐसा था जैसे उनकी माँ की रोटी, लेकिन हर कौर के साथ उनके आंसू बह रहे थे। लक्ष्मी, तुम होती तो मुझे इस हाल में नहीं देखती, उन्होंने अपने लॉकेट को छूते हुए सोचा। रातें सड़क पर ही बीत रही थीं। कभी वे बरगद के पेड़ के नीचे सोते, कभी किसी दुकान के बाहर, जहां रात को ताला लग जाता था। ठंडी सड़क उनके लिए बिस्तर थी और पोटली उनका तकिया। खांसी के दौरे रात को और तेज हो जाते और कई बार वे खांसते खांसते जमीन पर गिर पड़ते। एक रात बारिश शुरू हो गई। दयाराम जी एक दुकान की छत के नीचे खड़े रहे, लेकिन बारिश की बूंदें उनकी धोती को भिगो रही थीं। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और भूख ने उनके शरीर को और कमजोर कर दिया था। हे राम, क्या मेरी जिंदगी अब यही है? उन्होंने रोते हुए सोचा। लेकिन तभी उनकी नज़र फिर उस इंडस्ट्रीज की इमारत पर पड़ी जो दूर से चमक रही थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा,
उन्होंने ठान लिया। कई दिन सड़कों पर भटकने के बाद दयाराम जी ने फैसला किया कि वे बिना कुछ किए नहीं रह सकते। दयाराम जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे ही नहीं। वो कुछ सोच में पड़ गए। तभी उनकी नजर अपने हाथ पर गई। वो अपने हाथों में एक चांदी का कड़ा डाले रहते थे। उनकी नजर उस कड़े पर टिक गई। उनकी आंखों में उस कड़े को देखकर एक चमक आ गई और वे धीरे धीरे लोगों से पूछते हुए सुनार की दुकान पर गए। उन्होंने वो चांदी का कड़ा बेच दिया और उससे जो रुपए प्राप्त हुए उनसे उन्होंने एक छोटी सी चाय की छपरी शुरू करने का विचार किया। शर्मा इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री के पास एक कोने में, जहां ट्रक ड्राइवर और मजदूर आते जाते थे, उन्होंने एक छोटा सा स्टोव, एक केतली और कुछ पुराने कप खरीदे। पहले दिन उनकी छपरी पर कोई नहीं आया। दयाराम जी ने चाय बनाई, लेकिन उनकी सांसें दमा की वजह से उखड़ रही थीं। भूख ने उनके शरीर को और कमजोर कर दिया था और चाय की केतली को उठाने में भी उनके हाथ कांप रहे थे। लेकिन दूसरे दिन एक ट्रक ड्राइवर ने उनकी छपरी पर रुककर चाय मांगी। बाबा, तुम्हारी चाय में कुछ बात है, उसने कहा। दयाराम जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। धीरे धीरे उनकी छपरी पर लोग आने लगे। मजदूर, ड्राइवर और आसपास के दुकानदार उनकी चाय पीने लगे। दयाराम जी की तेज नज़र और मेहनती स्वभाव ने उन्हें लोगों का प्यार दिलाया। लेकिन हर रात जब वे अपनी छपरी बंद करते और सड़क के किनारे सोने जाते, उनकी आंखों में वही सवाल था, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी बस यही है? दयाराम जी की छपरी शर्मा इंडस्ट्रीज के गेट के ठीक सामने थी। दिन भर चाय बनाते हुए वे फैक्ट्री की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। उनकी तेज नज़र ने छोटी छोटी कमियां पकड़ लीं। वे देखते कि ट्रक बिना चेकिंग के आ जा रहे हैं, गार्ड्स लापरवाही बरत रहे हैं और गोदामों की छतें टूटी हुई थीं। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर ने उनकी छपरी पर चाय पीते हुए कहा, बाबा, इस फैक्ट्री में चोरी बहुत होती है, डीजल चुराया जाता है और मैनेजरों को पता भी नहीं। दयाराम जी ने ये सुना और सोचने लगे, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ठीक हो जाएं तो ये कंपनी फिर से चमक सकती है। उन्होंने मन ही मन कहा। उनकी छपरी पर आने वाले मजदूरों ने भी बताया कि मशीनें पुरानी हैं और प्रोडक्शन हर दिन रुकता है। दयाराम जी ने ये सब नोट किया। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। शायद यही मेरा मौका है, उन्होंने सोचा। लेकिन भूख और खांसी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक रात जब वे अपनी छपरी बंद कर रहे थे, खांसी का एक भयानक दौरा शुरू हुआ। वे खांसते खांसते जमीन पर गिर पड़े। एक मजदूर ने उन्हें उठाया और पानी पिलाया। बाबा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, उसने कहा। दयाराम जी ने अपनी जेब टटोली, लेकिन उनके पास सिर्फ कुछ सिक्के थे जो चाय बेचकर कमाए थे। डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, उन्होंने सोचा। तभी उनकी नज़र फिर शर्मा इंडस्ट्रीज की इमारत पर पड़ी। नहीं, मुझे वहां जाना होगा, मुझे नौकरी मांगनी होगी। एक सुबह दयाराम जी ने अपनी छपरी जल्दी बंद की और शर्मा इंडस्ट्रीज के गेट पर पहुंचे। उनकी धोती मैली थी, कुर्ता फटा हुआ और सिर पर पुरानी पगड़ी। उनकी झुर्रियों भरा चेहरा और थकी हुई आंखें उनकी उम्र को बयां कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका। बाबा, ये कोई मंदिर नहीं है, ये बड़ी कंपनी है। शर्मा साहब से मिलना है, अपॉइंटमेंट चाहिए। उसका लहजा तीखा था और चेहरे पर हंसी थी। दयाराम जी ने शांत स्वर में कहा, मुझे बस एक बार उनसे बात करनी है, मैं नौकरी मांगने आया हूँ। गार्ड ने जोर से हंस दिया। नौकरी? इस उम्र में, और वो भी शर्मा इंडस्ट्रीज में? बाबा, जाओ अपनी चाय की दुकान संभालो। दयाराम जी के दिल में फिर वही ताना गूंजा, 10वीं फेल, भंगार। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे गेट के पास खड़े रहे, अपनी पोटली को सीने से लगाए। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और उनकी भूख फिर से जाग उठी। खांसी का एक दौरा शुरू हुआ और वे खांसते खांसते लड़खड़ा गए। गार्ड ने उन्हें देखा, लेकिन कोई मदद नहीं की। दयाराम जी ने गेट के पास एक पत्थर पर बैठने की कोशिश की। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और पेट की भूख अब असहनीय हो रही थी। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक पुराना बिस्किट निकाला। बिस्किट सूखा और बेस्वाद था, लेकिन उन्होंने उसे चबाया जैसे वो कोई अमृत हो। हर कौर के साथ उनके आंसू बह रहे थे। दिन ढलने लगा, गार्ड बदल गए, लेकिन दयाराम जी टस से मस न हुए। वे गेट के पास खड़े रहे और अगले दिन फिर आए। एक हफ्ता बीत गया, उनकी भूख और खांसी बढ़ती गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। हर दिन वे सुबह से शाम तक गेट पर खड़े रहते और गार्ड्स उनका मजाक उड़ाते। देखो, चाय वाला बाबा फिर आ गया, लगता है शर्मा साहब का पीए बनना चाहता है, एक गार्ड ने हंसते हुए कहा। दयाराम जी चुप रहे,
लेकिन उनकी आंखों में एक आस थी। वे जानते थे कि रामेश्वर इस कंपनी में मैनेजर है, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। मैं अपने दम पर कुछ करूंगा, उन्होंने ठान लिया। आखिरकार सिक्योरिटी हेड को खबर मिली। उसने अरविंद शर्मा, कंपनी के सीईओ को बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 1 हफ्ते से गेट पर खड़ा है। अरविंद का गुस्सा भड़क उठा। कौन है ये जो मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है? उसे अंदर बुलाओ, उसने आदेश दिया। दयाराम जी को जब ये खबर मिली तो उनकी आंखों में एक चमक आई। वे अपनी पोटली को कसकर पकड़कर गेट के अंदर चले। उनकी धोती मैली थी, कुर्ता फटा हुआ और सिर की पगड़ी ढीजी, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वे नहीं जानते थे कि अरविंद शर्मा, जिससे वे मिलने जा रहे थे, उनका बेटा नहीं था, राहेश्वर, जो सिर्फ एक मैनेजर था। लेकिन दयाराम जी की अनजानियत और उनकी हिम्मत उन्हें उस केबिन तक ले जा रही थी जहां उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। शर्मा इंडस्ट्रीज की चमकदार लॉबी में कदम रखते ही दयाराम जी को एक अजीब सा एहसास हुआ। कांच की दीवारें, चमकती हुई फर्श और हवा में गूंजती एयर कंडीशनर की ठंडी फुहार उनके लिए एकदम नई थी। उनकी फटी धोती, मैला कुर्ता और सिर पर ढीली पगड़ी इस आलीशान इमारत में बिल्कुल बेमेल लग रही थी। लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस चमकदार इमारत से भी ज्यादा तेज थी। उनके कंधों पर पोटली अभी भी थी और उसमें उनकी पत्नी लक्ष्मी का लॉकेट, जो उनकी हिम्मत का आखिरी सहारा था। दयाराम जी ने गहरी सांस ली और सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पीछे उस केबिन की ओर बढ़े जहां अरविंद शर्मा, शर्मा इंडस्ट्रीज के सीईओ, उनका इंतजार कर रहे थे। उनके कदम भारी थे, दमा की वजह से सांसें उखड़ रही थी और भूख ने उनके शरीर को कमजोर कर रखा था। लेकिन उनके दिल में एक आग जल रही थी, आत्मसम्मान की आग, जो रजनी और रामेश्वर के तानों ने और भड़का दी थी। 10वीं फेज, भंगार, ये शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन अब वे इन्हें अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार थे। लॉबी में कर्मचारियों की चहल पहल थी। कुछ सूट बूट में फाइलें लिए इधर उधर भाग रहे थे, कुछ अपनी कॉफी के कप के लिए गपशप में मगन थे। दयाराम जी को देखकर कुछ कर्मचारियों ने हल्की सी हंसी छुपाई, जैसे वे कोई अनचाहा मेहमान हो। एक युवा कर्मचारी ने अपने साथी से घुसपुसाते हुए कहा, ये बूढ़ा यहाँ क्या करने आया है? लगता है गलती से गलत जगह चला आया। दयाराम जी ने ये सुना, लेकिन उनकी नजरें सीधे आगे थीं। उन्होंने अपने लॉकेट को जेब में छिपाया और मन ही मन कहा, लक्ष्मी, तुम यहाँ भी हो, मुझे हिम्मत देना। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा दृढ़ था। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें एक बड़े आलीशान केबिन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर अरविंद शर्मा, सीईओ, लिखा था। गार्ड ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक भारी आवाज आई, आने दो। दयाराम जी ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। केबिन की सजावट उनके लिए एक नया संसार थी। महंगे लकड़ी के फर्नीचर, दीवारों पर पुरस्कारों की तस्वीरें और एक बड़ी मेज जिसके पीछे अरविंद शर्मा बैठे थे। अरविंद का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उनके सामने कुछ फाइलें रखी थीं और उनकी आंखों में अधीरता थी। कौन हो तुम और मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरविंद ने तीखे लहजे में पूछा। दयाराम जी ने अपनी पोटली को कंधे से उतारा और शांत स्वर में कहा, साहब, मेरा नाम दयाराम है, मैं नौकरी मांगने आया हूँ। अरविंद की भौएं तन गई। उन्होंने दयाराम जी को सिर से पांव तक देखा, उनकी मैली धोती, फटा कुर्ता और थका हुआ चेहरा। फिर एक ठहाका लगाया, नौकरी? तुम इस उम्र में, और वो भी मेरी कंपनी में? तुम्हारी उम्र क्या है और डिग्री? उनका लहजा तीखा था, जैसे वे दयाराम जी का मजाक उड़ा रहे हों। दयाराम जी ने बिना डरे स्पष्ट स्वर में जवाब दिया, साहब, मैं 70 साल का हूँ और मैं 10वीं फेल हूँ। ये सुनकर अरविंद का गुस्सा और भड़क गया। 70 साल का 10वीं फेल और मेरी कंपनी में नौकरी मांगने की हिम्मत? ये कोई चाय की दुकान नहीं है। उनके शब्द रजनी के तानों की तरह थे और दयाराम जी का दिल फिर से चुभा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में वही चमक थी जो उनकी छपरी पर चाय बनाते वक्त मजदूरों और ड्राइवरों ने देखी थी। साहब, दयाराम जी ने दृढ़ता से कहा, मुझे सिर्फ 90 दिन दीजिए। अगर मैं आपकी कंपनी का नक्शा नहीं बदल सका तो मुझे जेल भिजवा दीजिए। मैं खुद पुलिस को कहूंगा कि मैंने आपके साथ धोखा किया। उनकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो अरविंद को हैरान कर गया। अरविंद ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम वो कर सकते हो जो मेरे लाखों की तनख्वाह लेने वाले मैनेजर नहीं कर पा रहे?
दयाराम जी ने बिना डरे जवाब दिया। क्योंकि आपके मैनेजर कंपनी को किताबों और मीटिंग से देखते हैं और मैं उसे जिंदगी के अनुभव से देखता हूँ। दयाराम जी की बातें सुनकर अरविंद स्तब्ध रह गए और मन ही मन सोचा कि इसको एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। उनकी तेज नज़र और अनुभव ने अरविंद को अपनी जवानी की याद दिला दी, जब उन्होंने भी बिना डिग्री के सिर्फ जुनून के दम पर ये कंपनी खड़ी की थी। लेकिन अरविंद को ये नहीं पता था कि सामने खड़ा ये बुजुर्ग व्यक्ति रामेश्वर का पिता था। दयाराम जी ने अपनी पहचान छुपाई थी क्योंकि वे अपने दम पर कुछ करना चाहते थे। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 90 दिन का मौका देता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह 10,000 रुपये महीना होगी, कोई पद नहीं, कोई केबिन नहीं, तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो। कंपनी में कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। दयाराम जी ने कहा कि साहब, आपसे एक गुजारिश है कि मेरी पहचान को छुपाया जाए और सिर्फ आपको ही पता हो कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। कंपनी के सीईओ अरविंद बोले, ठीक है, मैं तुमको एक कार्ड इशू करता हूँ जिससे तुम बिना रोके टोके फैक्ट्री में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगर 90 दिन में तुमने कोई बदलाव नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें सच में जेल भिजवा दूंगा। दयाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है साहब। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उनकी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया हो। शर्मा इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में सुबह की हलचल अपने चरम पर थी। मशीनों की गड़गड़ाहट, मजदूरों की आवाज़ें और ट्रकों की लोडिंग अनलोडिंग की धमक हवा में गूंज रही थी। लेकिन इस शोर के बीच 70 वर्षीय दयाराम जी का एकमात्र मकसद था, 90 दिनों के चैलेंज को जीतना और अपने आत्मसम्मान को फिर से जिंदा करना। उनकी फटी धोती और मैला कुर्ता अब भी उनके साथ था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी डिग्री और उम्र के परे थी। उनकी जेब में लक्ष्मी का तावे का लॉकेट था, जो उनकी हिम्मत का आखिरी सहारा था। हर सुबह जब वे अपनी चाय की झुपड़ी से उठकर फैक्ट्री की ओर बढ़ते तो उनके कदमों में एक नया जोश होता। रजनी के ताने, तस्मीफेद पंगार और रामेश्वर की चुप्पी उनके कानों में अब भी गूंजती थी, लेकिन अब वे इन तानों को अपनी ताकत बना चुके थे। दयाराम जी को अरविंद शर्मा ने ऑब्जर्वर का पद दिया था, लेकिन ये कोई आलीशान कुर्सी या कैबिन वाला पद नहीं था। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा डेस्क था जो फैक्ट्री फ्लोर के एक कोने में रखा गया था। वहां से वे मशीनों की आवाज़, मजदूरों की हलचल और ट्रकों की आवाजाही देख सकते थे, लेकिन कोई उनको नहीं देख सकता था और उनकी पहचान को भी छुपाया गया था। लेकिन उनका असली काम था कंपनी की सड़न को उजागर करना। उनकी तेज नज़र ने पहले ही डीजल की चोरी, गोदाम की बदहाली और राजा बिस्किट की कम बिक्री जैसी कमियों को पकड़ लिया था। अब उनके पास मौका था इन कमियों को ठीक करने का और ये साबित करने का कि उम्र और डिग्री से ज़्यादा अनुभव और मेहनत मायने रखती है। लेकिन इस राह में एक नया खतरा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। कंपनी के कुछ लोग, जिनकी गड़बड़ियां दयाराम जी उजागर कर रहे थे, अब उनके दुश्मन बन चुके थे। पहले दिन जब दयाराम जी फैक्ट्री में पहुंचे तो गार्ड्स ने उन्हें देखकर फिर से हंसी उड़ाई। अरे, चाय वाला बाबा अफसर बन गया, एक गार्ड ने मजाक में कहा। दयाराम जी ने चुपचाप उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ना तो गुस्सा था, ना शर्मिंदगी। वो मुस्कान एक ऐसी ताकत थी जो उनके भीतर की आग को दर्शा रही थी। वे सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर पहुंचे, जहां मशीनों की आवाज़ इतनी तेज थी कि बात करना मुश्किल था। हवा में धूल और तेल की गंध थी और मजदूर अपने काम में मगन थे। लेकिन दयाराम जी ने गौर किया कि माहौल में एक अजीब सी उदासी थी। मजदूर चुपचाप काम कर रहे थे और मैनेजर अपने कैबिन में बैठे फाइलें देख रहे थे। वे एक मजदूर गोविंद के पास गए, जो पिछले दिनों उनसे बात कर चुका था। गोविंद मशीन की मरम्मत कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। दयाराम जी ने धीरे से पूछा, बेटा, ये मशीनें बार बार क्यों खराब होती हैं? क्या कोई इसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता? गोविंद ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन दयाराम जी की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उसे भरोसा दिलाया। बाबा, गोविंद ने धीरे से कहा, ये मशीनें 20 साल पुरानी हैं, हर दिन रुकती हैं, लेकिन मैनेजर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेबस अपनी रिपोर्ट में सब ठीक दिखाते हैं और कुछ लोग तो जानबूझकर गड़बड़ी फैलाते हैं। दयाराम जी ने चौंक कर पूछा, कौन लोग? गोविंद ने डरते हुए कहा, बाबा, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन तेजू भाई जो गोदाम का इंचार्ज है, वो और उसके साथी डीजल और माल की चोरी में शामिल हैं। अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। दयाराम जी ने गोविंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा,
बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। गोविंद की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जगी। उसने अपनी जेब से एक पुराना रजिस्टर निकाला और कहा, बाबा, मैंने इसमें हर मशीन के रुकने का हिसाब रखा है, लेकिन तेजू भाई और उनके लोग इसे देखने नहीं देते। दयाराम जी ने रजिस्टर लिया और उसे ध्यान से देखा। हर पन्ने पर तारीख, समय और मशीन के टुकने का कारण लिखा था। ये तो खजाना है, दयाराम जी ने मन ही मन सोचा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तेजू, जो गोदाम का इंचार्ज था, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। तेजू एक मोटा तगड़ा आदमी था, जिसकी आंखों में हमेशा एक चालाकी भरी चमक रहती थी। वो शर्मा इंडस्ट्रीज में गोदाम का इंचार्ज था और उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कंपनी में चोरी का एक बड़ा नेटवर्क बना रखा था। डीजल की चोरी, माल की हेराफेरी और मैनेजर को रिश्वत देकर अपनी गड़बड़ियां छुपाना, ये उसका रोज का काम था। लेकिन दयाराम जी की तेज नजर ने उसकी नींद उड़ा दी थी। जब दयाराम जी ने गेट नंबर 3 पर डीजल चोरी को पकड़ा था, तो तेजू को शक हो गया कि ये बूढ़ा उनकी सारी पोल खोल सकता है। उसने अपने साथियों रमेश और किशन से कहा, ये बूढ़ा हमारे लिए खतरा बन रहा है। अगर इसने और गहरी छानबीन की तो हम सब पकड़े जाएंगे। इसे रास्ते से हटाना होगा। तेजू और उसके साथियों ने दयाराम जी के खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे दयाराम जी पर हमला करेंगे ताकि वो डर जाएं और कंपनी छोड़ दें। एक रात जब दयाराम जी अपनी चाय की छपरी बंद करके सड़क किनारे सोने जा रहे थे, तेजू और उसके 2 साथी उनके पीछे लग गए। मुंबई की गलियां रात के समय सुनसान हो जाती थीं और बरगद के पेड़ के नीचे, जहां दयाराम जी अक्सर सोते थे, वहां कोई नहीं था। तेजू ने अपने साथियों को इशारा किया और वे दयाराम जी की ओर बढ़े। दयाराम जी अपनी पोटली को सीने से लगाए लेटे थे। जब उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने देखा कि 3 लोग उनकी ओर आ रहे हैं। उनके हाथों में लाठियां थीं और चेहरे पर क्रूरता। बूढ़े, तूने हमारी पोल खोलने की कोशिश की, तेजू ने दांत पीसते हुए कहा। दयाराम जी का दिल धड़कने लगा। उनकी सांसें दमा की वजह से पहले ही भारी थीं और भूख ने उनके शरीर को कमजोर कर रखा था। लेकिन उनकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। बेटा, मैंने सिर्फ सच बोला है, दयाराम जी ने शांत स्वर में कहा। तेजू ने गुस्से में लाठी उठाई और उन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन दयाराम जी की तेज नजर और अनुभव ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने अपनी पोटली को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और लाठी उनकी पोटली से टकराई। दयाराम जी लड़खड़ाए लेकिन गिरे नहीं। उन्होंने तेजी से पास पड़े एक पत्थर को उठाया और तेजू की ओर फेंका। पत्थर तेजू के कंधे पर लगा और वो चिल्लाया। इस शोर को सुनकर पास की एक दुकान का चौकीदार जाग गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई और शोर मचाना शुरू किया। चोर, चोर! चौकीदार की आवाज सुनकर तेजू और उसके साथी भाग खड़े हुए। दयाराम जी जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और खांसी का एक भयानक दौरा शुरू हो गया। चौकीदार ने उन्हें पानी पिलाया और कहा, बाबा, ये क्या माजरा था? तुम ठीक हो? दयाराम जी ने कांपते हाथों से अपनी पोटली को सीने से लगाया और कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूं, बस कुछ लोग सच से डरते हैं। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उन्होंने अपने लॉकेट को छुआ और मन ही मन कहा, लक्ष्मी, तुमने मुझे बचा लिया। इस हमले ने दयाराम जी को डराने की बजाय और मजबूत कर दिया। अगली सुबह वो फिर से फैक्ट्री पहुंचे। उनकी धोती पर धूल थी और चेहरे पर थकान, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। उन्होंने तेजू को देखा, जो गोदाम में अपने काम में व्यस्त था। तेजू ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में डर था। दयाराम जी ने बिना कुछ कही अपनी निगरानी शुरू की। वे गोदामों का दौरा करते, मजदूरों से बात करते और हर छोटी बड़ी कमी को नोट करते। एक दिन उन्होंने गोदाम में एक टूटा हुआ ताला देखा। अंदर जाकर देखा तो कई डिब्बे गायब थे। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी हेड को बुलाया और जांच शुरू की। जांच में पता चला कि तेजू और उसके साथी माल को बाहर बेच रहे थे। ये खबर अरविंद तक पहुंची और तेजू को तुरंत निकाल दिया गया। लेकिन दयाराम जी जानते थे कि तेजू का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। दयाराम जी ने अपनी चाय की छपरी पर बैठकर बाजार से मिले फीडबैक को फिर से देखा। उनकी छपरी अब मजदूरों और दुकानदारों के बीच मशहूर हो चुकी थी। एक दुकानदार रमेश ने कहा, बाबा, तुम्हारी चाय में कुछ जादू है और तुम्हारी बातों में सच। दयाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच और मेहनत का कोई जवाब नहीं होता। उन्होंने रमेश से राजा बिस्किट के बारे में पूछा। रमेश ने साफ कहा,
बाबा, ये बिस्किट महंगा है और स्वाद में कुछ खास नहीं। लोग अब तीखा और मसालेदार स्वाद चाहते हैं। दयाराम जी ने अपने गांव के दिनों को याद किया, जब लक्ष्मी अपने खाने में स्थानीय मसाले डालकर हर डिश को खास बना देती थीं। लक्ष्मी, तुम्हारी याद मुझे रास्ता दिखा रही है। उन्होंने अपने लॉकेट को छूते हुए सोचा। उन्होंने रमेश से कुछ मसाले मांगे और एक नया बिस्किट फॉर्मूला तैयार किया। जीरा, मिर्च और धनिया के स्वाद वाला एक बिस्किट जो सस्ता और स्थानीय पसंद के हिसाब से ही हो। उन्होंने ये फॉर्मूला अरविंद को दिखाया। अरविंद ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उनकी बात मान ली। बूढ़े, अगर ये फॉर्मूला फेल हुआ तो तुम्हारी नौकरी खतरे में होगी, अरविंद ने कहा। दयाराम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, अगर ये फॉर्मूला चला तो आपकी कंपनी का नाम फिर से चमकेगा। कुछ हफ्तों बाद दयाराम जी ने अरविंद से अपनी बात रखने का मौका मांगा। अरविंद ने उनकी दृढ़ता देखकर सहमति दे दी। ठीक है, बोलने दो, देखता हूँ ये बूढ़ा क्या कर सकता है, उन्होंने कहा। दयाराम जी ने रात भर जागकर अपनी बात तैयार की। उनकी आंखें थकान से भारी थीं और खांसी ने फिर से सताना शुरू किया, लेकिन उनकी पोटली में रखा लॉकेट उन्हें हिम्मत दे रहा था। लक्ष्मी, तुम मेरे साथ हो ना, उन्होंने लॉकेट को छूते हुए कहा। मीटिंग के दिन दयाराम जी अपनी मैली धोती और पुराने कुर्ते में बोर्डरूम में पहुंचे। मैनेजरों ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे वे कोई मजाक हो। लेकिन दयाराम जी ने बिना डरे अपनी बात शुरू की। साहब, आपकी कंपनी में सड़न फैल रही है। गेट नंबर 3 पर डीजल की चोरी हो रही है। गोदाम की छत टूटी है, जिससे लाखों का माल खराब हो रहा है। और आपका राजा बिस्किट इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि वो महंगा है और स्वाद भी कमजोर। उन्होंने गोदाम की तस्वीरें दिखाईं, ड्राइवरों की चोरी का वीडियो चलाया और बाजार से मिले फीडबैक पढ़े। मैनेजरों के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। एक सीनियर मैनेजर ने बीच में टोकने की कोशिश की, ये सब झूठ है। लेकिन दयाराम जी ने शांत सुर में कहा, साहब, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको गोदाम ले चलूं। अरविंद ने गुस्से में उस मैनेजर को निकाल दिया और दयाराम जी को पूरी निगरानी की जिम्मेदारी दी। दयाराम जी की तबीयत बिगड़ रही थी। खांसी के दौरे अब इतने तेज हो गए कि वे कई बार काम के बीच में लड़खड़ा जाते। एक दिन जब वे गोदाम की छत की मरम्मत देख रहे थे, खांसी का एक भयानक दौरा शुरू हुआ। वे जमीन पर बैठ गए और उनकी सांसें रुकने लगीं। गोविंद ने उन्हें पानी पिलाया और कहा, बागा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दयाराम जी ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, बेटा, मेरे पास अभी समय नहीं है, 90 दिन पूरे करने हैं। लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। दयाराम जी की मेहनत रंग लाने लगी। मजदूरों में एक नई ऊर्जा थी। वे अब डर के मारे नहीं, बल्कि जोश के साथ काम कर रहे थे। गोविंद ने एक दिन कहा, बाबा, तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। दयाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई और मेहनत कभी बूढ़ी नहीं होती। उनकी बातें कर्मचारियों के बीच गूंजने लगी। गार्ड सब अपनी ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतते थे। गोदाम की छत की मरम्मत शुरू हो गई थी और नया राजा बिस्किट बाजार में उतरने वाला था। लेकिन तेजू का खतरा अभी टला नहीं था। दयाराम जी को पता था कि वो और उसका नेटवर्क उनकी जान के पीछे पड़ा है। फिर भी वे डरे नहीं। उनकी पोटली में लक्ष्मी का लॉकेट और उनके दिल में रानी की मुस्कान थी। ये दोनों उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दादर और मातुंगा के दुकानदार, जो उनकी चाय की छपरी पर नियमित ग्राहक बन चुके थे, नए बिस्किट की तारीफ कर रहे थे। रमेश, एक दुकानदार ने कहा, बाबा, ये नया राजा बिस्किट तो कमाल है। ग्राहकों का इसका तीखा स्वाद बहुत पसंद आ रहा है और कीमत भी ठीक है। दयाराम जी की आंखें नम हो गईं। लक्ष्मी, तुम्हारी याद ने मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने अपने लॉकेट को छूते हुए मन ही मन कहा। रमेश ने उनकी ओर देखा और कहा, बाबा, तुम तो जादूगर हो। तुम्हारी चाय ने हमें जोड़ा और तुम्हारे बिस्किट ने बाजार जीत लिया। दयाराम जी ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उनके दिल में एक दर्द था। अगर मेरे अपने भी मुझे ऐसा ही प्यार देते, उन्होंने सोचा। लेकिन शांति के इस माहौल में एक नया तूफान तैयार हो रहा था। तेजू, जिसे कंपनी से निकाल दिया गया था, अब और खतरनाक हो चुका था। उसका गुस्सा दयाराम जी पर था, जिन्होंने उसकी चोरी की पोल खोली थी। तेजू ने अपने कुछ पुराने साथियों रमेश और किशन के साथ मिलकर एक नया षड्यंत्र रचा। ये बूढ़ा हमारा सब कुछ बर्बाद कर देगा, तेजू ने एक रात अपनी गुप्त बैठक में कहा। हमें इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। उसने फैसला किया कि वे दयाराम जी की चाय की छपरी पर हमला करेंगे, ताकि उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए। एक रात जब दयाराम जी अपनी छपरी बंद कर रहे थे, तेजू और उसके साथी फिर से आए। इस बार उनके हाथों में सिर्फ लाठियां नहीं, बल्कि एक पेट्रोल का कैन भी था।
उनका इरादा था छपरी को आग लगाना और दयाराम जी को डराना, लेकिन दयाराम जी की तेज नजर ने फिर से उन्हें बचा लिया। उन्होंने दूर से तेजू को आते देख लिया। उनकी आंखें उखड़ रही थीं और खांसी का दौरा शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी छपरी के पास रखा एक पुराना लोहे का रड उठाया और तेजू के सामने खड़े हो गए। बेटा, ये क्या कर रहा है? उनकी आवाज में न तो डर था न कमजोरी। तेजू ने क्रूरता से हंसा और कहा, बूढ़े, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तेरी छपरी चलाऊंगा। तेजू ने पेट्रोल छिड़कना शुरू किया, लेकिन तभी दयाराम जी ने रड से उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी उम्र और कमजोरी के बावजूद उनके भीतर की ताकत ने तेजू को हैरान कर दिया। तभी पास की दुकानों के चौकीदार और कुछ मजदूर जो दयाराम जी की छपरी पर चाय पीने आते थे, शोर सुनकर दौड़ पड़े। बाबा को छोड़ दो, गोविंद ने चिल्लाते हुए तेजू पर झपट्टा मारा। तेजू और उसके साथी घबरा गए और भाग खड़े हुए। दयाराम जी जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और खांसी ने फिर से सतारा शुरू कर दिया। गोविंद ने उन्हें पानी पिलाया और कहा, बाबा तुम ठीक हो? ये लोग तुम्हें क्यों निशाना बना रहे हैं? दयाराम जी ने कांपते हाथों से अपनी पोटली को सीने से लगाया और कहा, बेटा, सच बोलने की सजा यही होती है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। इस घटना की खबर अगली सुबह अरविंद तक पहुंची। उन्होंने दयाराम जी को अपने केबिन में बुलाया। बाबा, तुमने मेरी कंपनी को बचा लिया, अरविंद ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ये तेजू और उसका गिरोह अभी भी खतरा है। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। दयाराम जी ने शांत स्वर में कहा, साहब, पुलिस को बुलाइए, लेकिन मुझे मेरे 90 दिन पूरे करने दीजिए। मैंने वादा किया था कि मैं आपकी कंपनी का नक्शा बदल दूंगा। अरविंद उनकी दृढ़ता से प्रभावित हुए। उन्होंने दयाराम जी को कंपनी का स्पेशल सलाहकार बनाया और उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 1 लाख रुपए महीने कर दिए। तुमने मुझे दिखा दिया कि अनुभव डिग्री से बड़ा होता है, अरविंद ने कहा। दयाराम जी की आंखें नम हो गईं। साहब, ये मेरी नहीं, मेरी लक्ष्मी की जीत है, उन्होंने मन ही मन सोचा। 90 दिन शर्मा इंडस्ट्रीज में एक बड़ा समारोह हुआ। नया राजा बिस्कुट बाजार में हिट हो चुका था और कंपनी के मुनाफे में 30% की बढ़ोतरी हुई थी। शर्मा इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में आज एक अलग ही रौनक थी। सुबह की धूप कांच की दीवारों से टकराकर सुनहरी किरणों में बिखर रही थी और मशीनों की गड़गड़ाहट अब एक नई लय में थी, जैसे भी दयाराम जी की मेहनत की ताल पर नाच रही हों। 90 दिनों का चैलेंज पूरा हो चुका था और कंपनी का मुनाफा 30% बढ़ चुका था। नया राजा बिस्कुट बाजार में धूम मचा रहा था। गोदाम की छतें ठीक हो चुकी थीं और डीजल की चोरी का जाल टूट चुका था। तेजू और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में थे और कर्मचारियों के चेहरे पर एक नई उम्मीद थी। लेकिन इस सब के केंद्र में थे दयाराम जी। 70 साल का वो बुजुर्ग, जिसकी फटी धोती और मैला कुर्ता अब भी वही था, पर जिसकी आंखों में आत्मसम्मान की चमक अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उनकी जेब में लक्ष्मी का तांबे का लॉकेट अब भी था, जो उनकी हर सांस में हिम्मत भरता था। आज फैक्ट्री में एक बड़ा समारोह था। अरविंद शर्मा, कंपनी के सीईओ ने सभी कर्मचारियों, मैनेजरों और स्थानीय दुकानदारों को आमंत्रित किया था। हॉल को रंग बिरंगे फूलों और झंडियों से सजाया गया था और मंच पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जिस पर राजा बिस्किट की कामयाबी की कहानी दिखाई जा रही थी। दयाराम जी अपने छोटे से डेस्क पर बैठे थे, अपनी पोटली को सीने से लगाए। उनकी सांसें दमा की वजह से भारी थीं और खांसी ने फिर से सताना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत चुके हों। अरविंद ने मंच पर कदम रखा और माइक संभाला। उनकी आवाज में एक गहरा रौब था, लेकिन आज उसमें गर्व और कृतज्ञता भी थी। दोस्तों, उन्होंने शुरू किया, आज हम यहाँ एक ऐसे शख्स को सम्मानित करने आए हैं जिसने हमें सिखाया कि उम्र और डिग्री से ज्यादा अनुभव और मेहनत मायने रखती है। इस कंपनी को बर्बादी के कगार से बचाने वाला, इसकी शरण को उजागर करने वाला और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐसा इंसान है जिसे मैं खुद सलाम करता हूँ। कृपया मंच पर आइए दयाराम जी। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कर्मचारी, मजदूर और दुकानदार खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। दयाराम जी धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उनकी धोती पर धूल थी और कुर्ता मैला, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, अरविंद ने उनकी ओर बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और उन्हें मंच के बीच ले गए। दयाराम जी, अरविंद ने कहा, आपने सिर्फ मेरी कंपनी को नहीं बचाया, बल्कि हम सबको एक नया सबक दिया।
आपने हमें दिखाया कि सच्चाई और मेहनत की कोई उम्र नहीं होती। अरविंद ने अपनी कुर्सी की ओर इशारा किया, वो कुर्सी जो कंपनी के सीईओ की थी, जिस पर बैठना हर कर्मचारी का सपना था। आज मैं चाहता हूं कि आप इस कुर्सी पर बैठें। ये सम्मान आपका हक है। हॉल में फिर से तालियां गूंजी। दयाराम जी ने हिचकते हुए कुर्सी की ओर देखा। उनकी आंखें नम थीं और मन में लक्ष्मी की तस्वीर उभर आई। लक्ष्मी, ये तुम्हारी जीत है, उन्होंने मन ही मन कहा। वे धीरे से कुर्सी पर बैठे। वो कुर्सी जो कभी उनके लिए एक असंभव सपना थी, आज उनकी मेहनत का प्रतीक बन चुकी थी। कर्मचारियों ने फिर से तालियां बजाईं और गोविंद, जो मंच के पास खड़ा था, की आंखें भी नम थीं। बाबा, तुमने कर दिखाया, उसने धीरे से कहा। तभी हॉल के दरवाजे पर हलचल हुई। रामेश्वर और रजनी अपने बच्चे रानी, गोपाल और मीना के साथ समारोह में पहुंचे। रामेश्वर को अरविंद ने विशेष रूप से बुलाया था, क्योंकि वो कंपनी का एक होनहार कर्मचारी था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये समारोह उसके पिता के सम्मान में है। जैसे ही रामेश्वर और रजनी हॉल में दाखिल हुए, उनकी नज़र मंच पर गई। दयाराम जी सीईओ की कुर्सी पर बैठे थे और अरविंद उनके बगल में खड़े तालियां बजा रहे थे। रजनी ने रामेश्वर के कान में फुसफुसाया, ये बूढ़ा इस कुर्सी पर, इसकी इतनी औकात कैसे? 10वीं फेल भंगारल और अब सीईओ की कुर्सी। रामेश्वर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये जरूर कोई गलतफहमी है, उसने कहा। पिताजी को तो कुछ आता नहीं। लेकिन तभी अरविंद ने माइक संभाला और दयाराम जी की पूरी कहानी सुनाई। इस बुजुर्ग ने डीजल की चोरी पकड़ी, गोदाम की बदहाली को ठीक किया और राजा बिस्किट को नया स्वाद देकर बाजार में हिट कर दिया। इन्होंने तेजू जैसे भ्रष्ट लोगों को बेनकाब किया और जान का खतरा उठाकर भी हार नहीं मानी। ये हमारे लिए एक मिसाल है। हॉल में फिर से तालियां गूंजी। रामेश्वर और रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामेश्वर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका 10वीं फेल पिता, जिसे वो और रजनी भंगार कहकर ताने मारते थे, कंपनी का हीरो बन चुका था। रजनी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने रामेश्वर की ओर देखा और धीरे से कहा, हमने बहुत गलत किया। रामेश्वर और रजनी मंच की ओर बढ़े। कर्मचारियों की भीड़ ने उनके लिए रास्ता बनाया। रानी, गोपाल और मीना भी उनके पीछे थे। रानी की आंखें नम थीं क्योंकि उसे अपने दादाजी पर गर्व था। रामेश्वर ने मंच पर पहुंचकर दयाराम जी के सामने सिर झुकाया। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, उसने रुंधे गले से कहा। हमने आपको गलत समझा। आपने जो किया वो हम कभी नहीं कर सकते। रजनी ने भी दयाराम जी के पैर छुए और रोते हुए कहा, बाबूजी, मैंने आपको बंगार कहा, 10वीं फेल कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की नज़र दयाराम जी पर थी। दयाराम जी धीरे से कुर्सी से उठे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा कठोर था। उन्होंने अपनी पोटली को सीने से लगाया और गहरी सांस ली। रामेश्वर, रजनी, उनकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। मैंने अपनी मेहनत से तुम्हें वो घर खरीद कर दिया था, गांव की जमीन बेची, अपनी जिंदगी की कमाई लगाई ताकि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिले। लेकिन तुमने मुझे उस घर में क्या दिया? ताने, अपमान और भंगार की उपमा। तुमने मुझे भूखा रखा, मेरी बीमारी का मजाक उड़ाया और मुझे कबाड़ वाले को बेचने की बात की। आज मैं उस घर को तुमसे छीन लूंगा। रामेश्वर और रजनी के चेहरे पर खौफ छा गया। रजनी रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे वो घर मत छीनिए, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। रामेश्वर ने भी हाथ जोड़े और कहा, पिताजी, हम गलत थे, हमें एक मौका दीजिए। लेकिन दयाराम जी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, तुम्हें अब पता चलेगा कि एक बाप का साया कितना बड़ा होता है, उसका आशीर्वाद कितना जरूरी होता है। इस शहर में जब तुम खुद का घर खरीदोगे, उसे बनवाओगे, तब तुम्हें मेरी मेहनत की कीमत समझ आएगी। मैंने गांव की जमीन बेचकर तुम्हें ये सब दिया था और तुमने मेरी मेहनत को नकारा समझा। अब तुम खुद मेहनत करो। हॉल में फिर से तालियां गूंजी। कर्मचारी, मजदूर और दुकानदार दयाराम जी के इस फैसले पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। गोविंद की आंखों में आंसू थे और रमेश दुकानदार ने चिल्लाकर कहा, बाबा, तुमने सच की जीत कर दिखाई। रानी ने दौड़कर दयाराम जी को गले से लगाया और कहा, दादाजी, मुझे आप पर गर्व है। दयाराम जी ने रानी के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। रामेश्वर का सिर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उसे अब तक नहीं पता था कि उसके पिता ने कंपनी को बर्बादी से बचाया था। उसकी आंखें नम थीं और मन में पछतावा था। पिताजी, मैंने आपको कभी नहीं समझा, उसने मन ही मन सोचा। अरविंद ने फिर से माइक संभाला।
दयाराम जी, आपने हमें सिखाया कि सच्चाई और मेहनत की कोई उम्र नहीं होती। आपने मेरी कंपनी को सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि इसे नया जीवन दिया। मैं आपको न सिर्फ स्पेशल सलाहकार का पद देता हूं बल्कि कंपनी में 2% की हिस्सेदारी भी देता हूं। हॉल में फिर से तालियां गूंजी। दयाराम जी ने अपनी पोटली से लक्ष्मी का लॉकेट निकाला और उसे चूमा। लक्ष्मी, ये तुम्हारी जीत है। उस रात दयाराम जी अपनी चाय की छपरी पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और उनकी आंखों में एक नई शांति थी। तेजू और उसके साथी जेल में थे। कंपनी फिर से चमक रही थी और उनका आत्मसम्मान फिर से जिंदा हो चुका था। लेकिन उनके मन में एक टीस थी, अपने परिवार को खोने का दर्द। दयाराम जी ने अपना घर रामेश्वर और रजनी से खाली करवा लिया, जिससे रामेश्वर और रजनी को अपनी गलती का एहसास हो। उन्होंने सोचा, जब वे मेहनत से कुछ बनाएंगे तब शायद मेरी मेहनत की कीमत समझेंगे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा गर्व से भरा था। वे उस कुर्सी पर बैठे थे जो उनकी मेहनत और सच्चाई का प्रतीक थी। और उस रात पहली बार उन्हें लगा कि लक्ष्मी कहीं आसपास है, उनकी जीत पर मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।